हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि अभी तक आपने मेरे दो वीडियोस देख लिए होंगे। दूसरे वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स होता क्या है और वो कहाँ वैलिड होता है, कहाँ वैलिड नहीं होता है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब हम आ गए हैं पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सबसे 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 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे, जिसका नाम है भाई फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फोर्स। इसके बिना पूरा लॉज ऑफ मोशन स्टडी नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। क्लियर है? तो आप समझ लीजिए कि आप इसको रोज मुंह से फोर्स तो बोल देते थे, लेकिन इसको निकालने में, इसको स्टडी में लाने में, इसको एनालिसिस करने में कितनी मेहनत की गई होगी। चलिए जरा सा बात करता हूं मैं आपसे इस फोर्स के बारे में। देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। ये होती है डेफिनेशन जो हर किसी को पता होती है ना। इट इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। या तो आप पुश कर दो, या तो आप पुल कर लो। उसी को लोग क्या बोल देते हैं? फोर्स बोल देते हैं। ठीक, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताऊंगा। उससे पहले जरा थोड़ी बेसिक चीजें हम जान लेते हैं। एक बेसिक चीज हमने जान ली कि पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पुश और पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और इंपॉर्टेंट बात क्या है? फोर्स क्या क्या कर सकता है? क्या क्या कर सकता है फोर्स? तो फोर्स क्या कर सकता है? ये किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है जो ऑलरेडी रेस्ट पे है। ये देखिए मैंने बताया है ना, इट प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस। कर सकता है या ट्राई कर सकता है कि क्या प्रोड्यूस हो जाए? मोशन प्रोड्यूस हो जाए। किस बॉडी में? जो ऑलरेडी किस पे है? रेस्ट पे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑलरेडी मूविंग बॉडी है तो इसको रोक सकता है या रोकने का ट्राई कर सकता है। कौन? फोर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अच्छा, मोशन ऑफ बॉडी की बात अलग है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी की बात अलग है। क्लियर है कि नहीं? आपने देखा होगा, अगर आपकी तरफ मैं कोई बॉल फेंकूं और आपको उसका डायरेक्शन चेंज करना है तो आप क्या करोगे? अपने हाथ से उसका ऐसे फोर्स लगाओगे, उसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे। तो जो बॉल मेरे पास आपकी तरफ से आ रही थी उसको मैंने अपने हाथ से डिफ्लेक्ट किया, फोर्स लगाया और उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर दिया। क्लियर? क्या किया है आपने एक फोर्स की मदद से किसी पर्टिकुलर मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। ये भी कर सकता है। अरे भाई, आपने सुना नहीं होगा कि मैं एक झापड़ मार के थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। थोबड़ा बिगाड़ दूंगा क्या मतलब है? मैं फोर्स लगा के आपके बॉडी का या आपके फेस का शेप क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। तो आगे से आप याद रखिएगा, अब आप इंजीनियर बनोगे, आप बड़े बड़े लोग बनने वाले हो, आप फिजिक्स पढ़ चुके हो, तो आपसे आज के बाद आप ये कभी मत बोलना कि मैं झापड़ मार के थोबड़ा बिगाड़ दूंगा। आपको क्या बोलना है कि मैं फोर्स अप्लाई करके क्या कर दूंगा? शेप चेंज कर दूंगा आपके फेस का। महाराज, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसका फेस चेंज करना हो आपको। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता है कि फोर्स क्या कर सकता है। ठीक है, तो देखिए वापस आते हैं हम कि फोर्स इज द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। क्या यही डेफिनेशन कंप्लीट है? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि फोर्स, पहली बात तो क्वांटिटी कैसी है? तो देखिए भाई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? वेक्टर के अंदर दो चीज आती है। एक तो आता है आपका मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, और एक आता है आपका डायरेक्शन। ठीक, अच्छा, डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है फोर्स में? मैं आपसे खुद ही पूछता हूं, मुझे बताइएगा। ये एक बॉडी है, ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है मास m का, है ना, ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूं, अभी आपने कुछ भी नहीं पता, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस मास को इस डायरेक्शन में मूव कराना है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी देनी है। ये मैंने आपसे पूछा। आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? दो। आपके पास दो ऑप्शन ये है कि या तो आप फोर्स यहां से यहां इस डायरेक्शन में लगा दो, F फोर्स लगा दो इस डायरेक्शन में, या आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, है ना। मैंने आपसे पूछा, ये दो ऑप्शन है आपके पास। आप मुझे बताओ कि इन दोनों ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जिससे इस मास के पास वेलोसिटी आ जाए उस डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे सर क्या आपने हमको पागल समझ रखा है? हम क्यों चुनेंगे इस वाले ऑप्शन को? हम कभी नहीं चुनेंगे इस वाले ऑप्शन को। हम चुनेंगे इस वाले ऑप्शन को, इस डायरेक्शन को चुनेंगे F की, ताकि ये F का जो फोर्स है वो इस मास को क्या करा पाए? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे पाए। तो आपने माना ना
कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से ही बॉडी मूव करेगी, नहीं तो आप लगाते रहो फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ, बॉडी मूव नहीं करेगी। तो इसलिए देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम था, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या थी, इंपॉर्टेंट थी हमारे फोर्स में, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक वेक्टर क्वांटिटी बोला गया है। क्लियर? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है, सुनिएगा। फोर्स जो था वो आपने बता दिया भैया, पुश और पुल, एक्सटर्नल पुश और पुल को आप फोर्स बोल देते हो। मैंने बोला बस, क्या वेक्टर क्वांटिटी अगर आप बताते हो तो उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, सबको पता है। एक पॉइंट और होता है, जब हम आगे जाके रोटेशन पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आएगा, उसको अभी जान लेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। एक पॉइंट और होता है, और वो होता है भाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। तो देखिए मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट है, वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। कैसे, मैं आपको बताऊं, जरा से इमेजिन करा दूं। मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, जब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा, और मैं क्या करता हूं, बाकी चीजें इरेज कर देता हूं। आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट्स लिख लीजिएगा। चलिए, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जरा बात कर लेते हैं। हाँ सर, एक बार बता देते। अरे मैं बता रहा हूं यार, इतनी जल्दी क्यों है तुम लोगों को। ये देखो, ये देखो, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास क्या है, पानी की बोतल है। ये जरा बोतल मैं अच्छी बनाना चाहूंगा ताकि सबको लगे कि पानी की बोतल है मस्त वाली। ये है पानी की बोतल, एकदम मस्त वाली, ये रखी हुई है भाई, है ना। अब बात ये है, मुझे क्या करना है, जरा सा फोर्स लगाना है। ये लगाया मैंने फोर्स, एफ फोर्स लगा दिया। ये एफ फोर्स मैं बोल रहा हूं इस बॉटल को क्या करा देगा, आगे की तरफ वेलोसिटी दे देगा v। ठीक, ओके। तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है सर? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए है। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, आज मूड नहीं है, मैं ए पॉइंट पे नहीं लगाऊंगा एफ, मुझे ये जो एफ फोर्स है इसको जरा ऊपर शिफ्ट कर दूं, जरा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं। तो मैंने इस एफ फोर्स को इस एल डिस्टेंस पे मूव करा दिया। मूव क्या करा दिया, मैंने बोला मैं यहां नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना, मैं आप लगाऊंगा इस बी पॉइंट पे ये एफ फोर्स। ठीक, क्लियर है। जब मैं इस बी पॉइंट पर फोर्स लगाना चाहता हूं, तो आप देखिएगा जरा, 1 सेकेंड इमेजिन कीजिएगा, क्या ऐसा हो रहा है जैसा आप चाहते हो या नहीं। देखिए, हाँ, अब बताइए मुझे कि जब मैं इस एफ फोर्स को इसके जहां पे ढक्कन है बी पॉइंट, वहां पर शिफ्ट कर देता हूं, वहां पर लगा देता हूं, तो मुझे बताइए क्या ये फोर्स इस बॉटल को v वेलोसिटी दे सकता है क्या एक्स डायरेक्शन में? सर दे तो सकता है, लेकिन यहां पर एक कंफ्यूजन हमको ये हो रही है, या मेरे मन में बात ये आ रही है कि सर ये जो एफ फोर्स है और ये जो हाइट है हमारी बॉटल की, ये हाइट के साथ ये फोर्स एक कपल जनरेट कर देगा, एक कपल जनरेट कर देगा, और क्या कर देगा, इस बॉटल को टर्न कर देगा। इस बॉटल को क्या कर देगा, टर्न कर देगा या रोटेट करा देगा, हाँ कि ना, है ना। तो आप ये देख रहे हो कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है मोशन में लाने के लिए किसी बॉडी को, हाँ कि ना। तो देखिए, फोर्स, पुश और पुल तो है, नो डाउट है, लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, उसके साथ साथ भैया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी क्या है, इंपॉर्टेंट। क्लियर बात है। लेकिन हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अभी पढ़ेंगे तो हम इसमें अपने एक मोशन की बात करेंगे, लीनियर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, या किसी भी लीनियर डायरेक्शन में, इसलिए अभी हम रोटेशन की बात नहीं करेंगे। रोटेशन की बात हम रोटेशन वाली यूनिट में करेंगे। क्लियर बात है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, खाली मुंह से फोर्स बोल देने से सारी बात नहीं बनती है। क्लियर। चलिए, तो ये हो गई भाई हमारी बात थोड़ी सी। और सर यूनिट के बारे में जरा सा बता देते तो अच्छा होता। तो देखो, यूनिट जो होती है ना, इस फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है भैया न्यूटन, है ना। जैसे लोग, है ना, जैसे कोई विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, किसी मोहल्ले में रहते हैं तो उस रोड का नाम रख देते हैं ना। जैसे मान लो मैं मंत्री हूं तो मैं अपनी रोड का नाम क्या रख दूंगा, सत्यम शर्मा मार्ग, क्योंकि मैं रहता हूं, है ना। इतना कुछ बड़ा काम नहीं किया, लेकिन मैं रहता हूं इसलिए मैंने नाम रख दिया। वैसे ही भाई न्यूटन साहब ने इतनी सारी चीजें दी हैं, तो यार एसआई यूनिट में अपना नाम नहीं रख सकते क्या? रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम रख दिया न्यूटन। ठीक, अच्छा, जो 1 न्यूटन होता है,
वो होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, मतलब 1 न्यूटन को आप 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें CGS यूनिट की, किसकी बात करें, CGS यूनिट की, तो भैया CGS यूनिट में हम क्या बोलते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है CGS यूनिट में चुड़ैल। क्या यूनिट होती है, चुड़ैल नहीं, चुड़ैल नहीं होती, होती है डाइन। क्या होती है, डाइन। और एक डाइन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 kg को क्या कर दूं, ग्राम कर दूं, मीटर को क्या कर दूं, सेंटीमीटर कर दूं, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, CGS यूनिट है तो 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है हमारा एक डायन। डायन, चुड़ैल नहीं, डायन। अच्छा सर, ये SI यूनिट और CGS यूनिट में कुछ रिलेशन बता देते तो मज़ा आ जाता। मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको कि हमारा जो 1 न्यूटन होता है ना, वो 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये आपके काम की बात है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर बात है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें बात कर ली है हमने, किसके बारे में, फोर्स के बारे में बात कर ली है, कैसे शेप चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, रुकते हैं, स्टेट और शेप कैसे चेंज होता है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टेट की बात करते हो ना, स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं ना, स्टेट है, किस से स्टेट में है, तो भैया जो स्टेट है उसमें रेस्ट भी एक स्टेट होती है और मोशन भी एक स्टेट होती है ना। अरे क्लियर है कि नहीं, रेस्ट भी एक स्टेट है। रेस्ट को आप स्टेट नहीं बोल, ऐसा नहीं बोलोगे कि रेस्ट कोई स्टेट नहीं होती। जैसे वाइट है, वाइट भी एक कलर है, ऐसा नहीं है कि व्हाइट तो कोई काम का नहीं है सर, व्हाइट तो कुछ व्हाइट होता है एकदम, उसको क्या कलर माने, व्हाइट को भी क्या करते हो आप, कलर मानते हो। वैसे ही आपके रेस्ट भी क्या है, एक टाइप की स्टेट है। क्लियर बात, सारी बातें एकदम डन। चलिए, तो भाई फोर्स क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये एक्सटर्नल पुश और पुल होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। इट कैन चेंज द स्टेट और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, ये हो गई भाई पूरी बात हमारी इस फोर्स की, इस कंसेप्ट ऑफ फोर्स की। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूं और हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जब हमने फोर्स को जान लिया तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स को। कितने टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है कि नहीं। चलिए बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की। तो कितने टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, तो आपने सुना होगा, एक तो होता है नॉन कॉन्टैक्ट, एक होता है कॉन्टैक्ट, एक होता है वीक, एक होता है न्यूक्लियर। देखो मैं आपको पहले से बता देता हूं कि ये न्यूक्लियर फोर्स आपके जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उसमें एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं, सेम चार्ज होता है, फिर भी रिपेल करना चाहिए लेकिन एक साथ रहते हैं। कैसे, न्यूक्लियर फोर्स के कारण। ठीक है ना, ये अभी हमको नहीं पढ़ना है, ये 12th का टॉपिक है। ठीक, ये 12th का टॉपिक है। दूसरी बात, जब मैंने आपको बताया कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाए जा रहे थे या पढ़े जा रहे थे या स्टडी किए जा रहे थे, तो वो टाइम था 1627 से लेके 1647 के बीच का। उस टाइम न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई थी, कोई बात करता नहीं था, इसलिए हम न्यूक्लियर फोर्स की अभी बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम उस इरा में चल रहे हैं ना। ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाओ, सब समझ जाओ कि अपन ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है ना। चलो अच्छा, वीक फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो वीक फोर्सेस आप पढ़ोगे किसमें, केमिस्ट्री। किसमें पढ़ोगे, केमिस्ट्री में, जैसे कि वैंडरवाल फोर्सेस, है ना। ये भी हमको इतना डील नहीं करने हैं। अच्छा, जो डील करने हैं मेन वो कौन से हैं, वो है हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर क्या क्या आते हैं, तो सर कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो बताओ पहले, मैं बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो हमेशा 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट, कितने भी ऑब्जेक्ट हो, उनके कॉन्टैक्ट से जनरेट हो। जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक आपको ये फोर्स फील नहीं होंगे। जैसे कि क्या क्या है सर, जैसे कि टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होती है सर, सर वो जो दिमाग में आता है, नहीं नहीं नहीं, वो टेंशन नहीं, है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारी स्ट्रिंग है, हमारी रॉड है, हमारी चेन है, उनको आप खींचोगे तो खींचने के कारण उसमें क्या फोर्स डेवलप हो रहा है, वो टेंशन फोर्स होता है। और खींचोगे तो भाई पकड़ना पड़ेगा ना, खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। और जैसे ही पकड़ा तो आप धप्पी कर दोगे, बोलोगे कॉन्टैक्ट हो गया। अरे भैया धप्पी कर दी, कांटेक्ट हो गया, तो अब आप तुम आ जाओ बेटा, आओ हमारी टीम में आ जाओ, तुम कांटेक्ट फोर्स के अंदर आ जाओ। ठीक, वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन,
नॉर्मल रिएक्शन भी तब आपको देखने को मिलेगा जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पास आए, उसको टच करे, तभी आपको नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलेगा। और जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करके फोर्स बनाएगा, हम तुरंत पकड़ लेंगे, बोलेंगे धप्पी आओ, तुम भी आओ, तुम कॉन्टैक्ट फोर्स की टीम में हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर बुला लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग में भी आप कोई वजन रखोगे या स्प्रिंग को खींचोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। जैसे ही टच किया, धप्पी आ जाओ, कॉन्टैक्ट फोर्स की टीम में आ जाओ, उसको भी बुला लेंगे। और नेक्स्ट बचेगा भाई फ्रिक्शन फोर्स। अरे भाई, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए तो टच करना जरूरी है, नहीं तो फ्रिक्शन कैसे फील करोगे। फ्रिक्शन फील करने के लिए दो सरफेस को टच होना जरूरी है। जैसे ही टच किया, धप्पी आ जाओ कॉन्टैक्ट फोर्स की टीम में। तो ये 4 लोगों की टीम बन गई कॉन्टैक्ट फोर्स की। कौन कौन से? टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग, फ्रिक्शन। ठीक, अब है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको क्या क्या देखना है? आपको देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी धप्पी नहीं करवाएगा, कभी पकड़ेगा नहीं, कभी टच नहीं करेगा, आपको दूर दूर से बात करेगा, दूर दूर से बात होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है ना। वैसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप पढ़ोगे इसको। देखिए ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डेडिकेटेड चैप्टर है इनके ऊपर, तो जब चैप्टर आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये किसके बीच में होता है? चार्जेस के बीच में। चार्ज आएंगे, चार्ज जाएंगे, चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, चार्ज रिपेल करेंगे। ये पढ़ेंगे हम किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। 12th में भर भर के पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और वैसे ही है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये सारी चीजें होती है ना। नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ है, रिपेल करेंगे। ये सारी चीजें किस में आती हैं? मैग्नेटिक फोर्सेस में आती हैं, ठीक। तो आप खुद बताओ कि मैग्नेट का जब आप यूज करते हो तो टच करने की जरूरत पड़ती है? नहीं, बिना टच किए वो फोर्स आपको फील होने लग जाता है। वैसे ही चार्जेस में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, उसके लिए भी चार्जेस को टच कराना जरूरी नहीं होता है। सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसमें भी हमको टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इनको धप्पी नहीं कर पाते और इसको इस टीम में नहीं डाल पाते। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर होंगी। तो आप इसको जो भी है नोट डाउन कर लो। मैं क्या करता हूं, आगे की तरफ बढ़ता हूं, है ना। मैं बहुत तेज तो नहीं चल रहा, नहीं मतलब वैसे तेज चलता हूं मैं जीवन में, लेकिन आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमको क्या पढ़ना है। देखिएगा, अब हमको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, क्या होता है समझेंगे। देखिए, एक जो छोटी सी मिस्टेक लोग करते हैं उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, किसी सरफेस पे रखा हुआ है ना, और मैं पूछता हूं कि इसका वेट कहां एक्ट कर रहा होगा, कहां एक्ट कर रहा होगा इसका वेट। अच्छा, वेट होगा कितना पहले तो ये बता दो। वेट होगा सर m इंटू जी। अरे यार, सबको पता है ना ये बात कि जो वेट होता है वो क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg। सबको पता होगा, ठीक है, m इंटू जी। तो ये मैं पूछ रहा हूं कि ये जो वेट है ये कहां एक्ट करता है इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट m का। तो सब बोलते हैं कि सर ये डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, है ना। देखिए, ऐसा बोलना सही नहीं, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। इसके पीछे का कंसेप्ट अगर जान लो तो बोल सकते हो कि हाँ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। सर बता दीजिए ना एक बार। मैं बिल्कुल बताता हूं। देखो क्या होता है ना, जब हमारी अर्थ बनाई गई, ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये m है, ठीक है ना, ये m है, ये m है ना। हम ये बोलते हैं कि ये जो सारे m मास रखे हुए हैं, इनका जो वेट है वो कहां एक्ट करता है? वो एक्ट करता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो मैं अगर आपको बता दूं यहां एक और कलर से, शायद आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका, यहां एक्ट करेगा, ये आपका सेंटर पे एक्ट करेगा, ये इसका वेट सेंटर पे एक्ट करने वाला है, mg और mg। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा नहीं है, ये कहां है? एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे एक्ट कर रहे हैं। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हमारी चीजों को। देखिएगा, तो अब क्या हुआ, हम अर्थ को क्या करते हैं, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, ठीक है ना। मैं आपको टेढ़ा दिख रहा हूं क्या? मैं आपको टेढ़ा झुका हुआ दिख रहा हूं क्या? नहीं, मैं आपको कैसा दिख रहा हूं? सीधा दिख रहा हूं। तो मैं जहां पे खड़ा हूं, अगर मैं अर्थ के सिर्फ इतने से पार्ट को ले लूं, कितने से पार्ट को ले लूं? अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट को ले लूं, अर्थ के छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लूं, तो आप देख सकते हो कि मैं इसको क्या मान सकता हूं? एक प्लेन सरफेस मान सकता हूं कि नहीं, है ना। इस छोटे से पार्ट को ले लूं अर्थ के, क्लियर बात।
इस छोटे से पार्ट को जैसे ही ले लेता हूं अर्थ के, उसको मैं क्या मान सकता हूं, ऐसे प्लेन सरफेस मान सकता हूं। क्लियर बात है, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसके छोटे से पार्ट को अगर मैं देखूंगा तो वो आपको कैसा दिखेगा, प्लेन सरफेस दिखेगा। अगर यही मास इस प्लेन सरफेस पे मैंने कंसीडर कर लिया m, अब मैं बोल सकता हूं कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस अर्थ को, एक अर्थ के छोटे से पार्ट को निकालकर बाहर रख लिया है और उसको प्लेन सरफेस बना लिया है। अब मैं बोल सकता हूं कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट करता है, ये वाली जो ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, वेट सॉरी कहाँ एक्ट करता है, तो भाई वेट एक्ट करता है, आप बोलोगे कहाँ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, अब उसको कट वट करके अगर आपको छोटा सा पार्ट कंसीडर करना है तो आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो और बोल सकते हो कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। क्लियर बात है। चलिए, अगर आपको याद हो कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक सेकेंड, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो, अरे भैया ये एक बॉडी है m1, ये एक बॉडी है m2, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। क्लियर बात है। ज्यादा बात हम इसके बारे में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको आगे चल के इसको वैसे भी डिस्कस करना है। क्लियर। चलिए, इस चीज को आप समझ लीजिएगा, जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया है वो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, क्या है, जरा लाइंड अप देखते हैं। नेक्स्ट अब हमको देखना है, अरे वाह, नॉर्मल रिएक्शन है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कैपिटल एन से, है ना। जनरली कैपिटल एन से करते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। नामकरण का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे का नाम करण ही रख दो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक, तो नॉर्मल रिएक्शन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एन से रिप्रेजेंट कर दिया। चलो कैसे निकालते हैं सर, एक बार बता दोगे हम तुरंत सीख जाएंगे, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। अरे नहीं करो, कितना परेशान, जितना करना है उतना परेशान करो, लेकिन सीख जाओ बस, क्योंकि यही सब चीजें हमको न्यूमेरिकल में काम आने वाली हैं। नॉर्मल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ये एक बॉडी है मास m की, मास m साइड में लिख देता हूँ छोटा सा, है ना, ताकि डिस्टर्ब ना हो हमको। अब इसमें क्या है, क्या एक्ट कर रहा है, क्या आप ये बता सकते हो कि इस बॉडी का जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है। मैंने अर्थ के छोटे से पार्ट को प्लेन सरफेस मान लिया है ना। ठीक, तो आप बोल सकते हो कि सर इसका एक तो वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे mg, नीचे क्या एक्ट कर रहा होगा, वेट mg एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और क्या हो रहा होगा, क्या ये जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, क्या वो इस m बॉडी को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या खींचने से ये बॉडी चली गई, खींचने से ये बॉडी नीचे चली गई कि वहीं बैठी हुई है? तो आप बोलोगे नहीं सर, गई तो कहीं नहीं है, बैठी तो वहीं है। तो क्यों बैठी है वहीं पे? अरे क्यों बैठी है वहीं पे? अगर मुझे कोई इस हाथ से पकड़ के उधर खींचे तो मुझे उधर चले जाना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मैं उधर नहीं जा रहा हूं किसी के खींचने से, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि मुझे कोई इस तरीके से इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा, हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यह है कि ये नीचे नहीं जा रहा, इसके ऊपर सर, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एक रिएक्शन लग रहा होगा, और वो रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या होगा, हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया है? ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने लगाया है ऑब्जेक्ट पे। ये ऑब्जेक्ट है हमारा O, है ना। ऑब्जेक्ट को मैं O से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए एक सेकेंड रुकिएगा, ऑब्जेक्ट को मैं किससे बता रहा हूं, O से बता रहा हूं। तो सरफेस ने लगाया है किस पे, O पे, ठीक। लेकिन भैया एक बात अगर आपको याद हो कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमारा थर्ड लॉ है। देखिए अभी पढ़ा नहीं है लेकिन पता तो है, ठीक। तो जैसे ही ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, ठीक है, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा किस पे, किस पे आएगा, हमारा सरफेस पे आएगा, ऑब्जेक्ट जो लगाएगा, ठीक है ना। इसको उल्टा लिख दिया है मैंने, इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए फिर से बताता हूं इस चीज को मैं आपको। ये वाला जो हमारा रिएक्शन है, ये वाला जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है,
ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया है, सरफेस ने लगाया है ऑब्जेक्ट पे, सरफेस ने लगाया है ऑब्जेक्ट पे, तो सरफेस ने लगाया है ऑब्जेक्ट पे, ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक। और क्योंकि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं फोर्सेस, थर्ड लॉ है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो जैसे ही सरफेस ने ऑब्जेक्ट पे लगाया वैसे ही क्या करेगा, ऑब्जेक्ट भी किस पे लगा देगा, सरफेस पे। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, ऑब्जेक्ट लगाएगा किस पे, सरफेस पे। तो ये NSO है, ये NOS है। ये मत बोलना कि सर इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो। क्यों कैंसिल आउट कर दो, अरे भैया एक दूसरे सरफेस पे लगा है, एक दूसरे सरफेस पे लगा है, एक बॉडी M पे लगा है और एक सरफेस पे लगा है, इन दोनों को क्यों कैंसिल आउट कर रहे हो। क्लियर है मेरी बात, ठीक। तो ये हो गई हमारी बात नॉर्मल रिएक्शन की। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो नॉर्मल रिएक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सरफेस से परपेंडिकुलर होंगे। तो आप देख सकते हो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का, है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। चलिए, तो ये हो गए कुछ एक नॉर्मल रिएक्शन को प्लॉट करने का तरीका। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप देखिएगा आप उसका नॉर्मल रिएक्शन प्लॉट कर पा रहे हो या नहीं। तो देखिए ये है आपके सामने मेरी तरफ से एक क्वेश्चन, आप इसका नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे। ये है आपका एक मास M और ये है आपका एक वेज शेप्ड इंक्लाइंड प्लेन, एंगल है थीटा। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शंस कैसे आप ड्रॉ करोगे, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसी क्वेश्चन को, इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।